हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मीडिया हाउस को आया बहुत बड़ा धमकी भरा मेल। पीएम मोदी सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। बताएंगे दोस्तों उसके बाद क्या एक्शन लिया गया है और किसको ये मेल आया है और मेल में क्या लिखा था। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहाँ भारत ने दिया चीन को दो टुक जवाब, कह दिया सीमा पर शांति बहाली के बिना नहीं सुधरेंगे तुम्हारे साथ रिश्ते। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहाँ अचानक गायब हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, कई लोग थे सवार, मचा हड़कंप। बताएंगे कहां की खबर है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताएंगे। आधार कार्ड से जुड़ी खबर बताएंगे, जहां सरकार ने क्या कहा है जिनके पास भी आधार कार्ड है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताएंगे, इसलिए बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I में क्या हो जर्मनी की होगी एंट्री। 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियों का दिया बहुत बड़ा ऑफर। जी हां, जर्मनी ने भारत को 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियों का ऑफर दे दिया है। जी हां, इन पनडुब्बियों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जा सकता है। जर्मन विदेश मंत्री की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस डील पर विस्तार से बातचीत होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 उन्नत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद करना चाहती है। इसकी अनुमानित लागत 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। तकनीकी दिक्कतों के कारण ये परियोजना कुछ समय से अटकी हुई है। इसका असर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों के बेड़े पर पड़ रहा है। राजनयिक सूत्रों के अनुसार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए इन पनडुब्बियों के बेचने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे औपचारिक रूप से जल्द ही भारत सरकार के सामने पेश किया जाएगा। अधिकारियों और राजनयिक सूत्रों ने कहा है कि अगले महीने में जर्मन रक्षा मंत्री भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जिसके दौरान प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश किया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि फरवरी में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भारत यात्रा के दौरान भी ये मुद्दा चर्चा में आया था। बहरहाल दोस्तों ऐसे में आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 महाशक्तिशाली पनडुब्बियां भारत को ऑफर दिया गया है। दोस्तों ऐसे में क्या भारत को इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं? आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। व्हाट्सएप फेसबुक पर बात करते हैं अगली खबर की, जहाँ मीडिया हाउस को आया धमकी भरा मेल। पीएम मोदी सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। बता दे प्राइवेट टेलीविजन न्यूज ग्रुप ने नोएडा पुलिस को जानकारी दी है कि उसे एक अज्ञात ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें मीडिया हाउस के जरिए इस बात की जानकारी मिली है। पुलिस ने बताया है कि टीवी चैनल के प्रतिनिधि की ओर से मिली जानकारी के बाद हमने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और इसकी जाँच शुरू कर दी गई है। ये टीवी चैनल नोएडा के सेक्टर 16A फिल्म सिटी में स्थित है। मंगलवार को टीवी चैनल के प्रतिनिधि में हमें इसकी जानकारी दी थी। ABP नेटवर्क के मैनेजर विजय कुमार ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि हम आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं कि हमारी CFO टीम को 3 अप्रैल की रात 10:23 पर एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की धमकी दी है। आपको बता दें पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं ऐसे आरोपियों को जो इस प्रकार की धमकियां देते हैं, वो भी देश के बड़े बड़े नेताओं को, ऐसे में उनको आरोप के तौर पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में ये बात जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ लॉन्ग लिव मोदी जी, योगी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत ने 2 टुक दिया चीन को जवाब, कहा सीमा पर शांति बहाली के बिना नहीं सुधरेंगे रिश्ते। बता दें भारत ने चीन के उस वक्तव्य को आज ठुकरा दिया कि भारत एवं चीन की सीमा पर स्थिरता बहाल हो गई है और आपात व्यवस्थाएं हटा ली गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने यहाँ नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में सवालों के जवाब में 2 टुक शब्दों में कहा कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति एवं स्थिरता बहाल नहीं होती है, हमारे संबंधों में प्रगति नहीं हो सकती। गौरतलब है कि चीनी विदेश मंत्रालय के एक राजनयिक ने कहा है कि भारत एवं चीन की सीमा पर स्थिरता बहाल हो गई और आपात व्यवस्थाएं हटा ली गई हैं। अब दोनों देशों के संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बागची ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की बहाली जरूरी है, जो अप्रैल 2020 से बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम राजनयिक एवं सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब तक सीमा पर शांति एवं स्थिरता नहीं लौटती है, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं कह सकते। जी हाँ, चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने एवं राज्य के स्थानों के नामकरण किए जाने का अपना अधिकार बताए जाने के बारे में जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो बागची ने कहा कि इस बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि अरुणाचल प्रदेश
प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग हमेशा रहा है और सदैव रहेगा। मनगढ़ंत नाम रखने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर बता दें, जहां अचानक गायब हो गया जापानी सेना का हेलीकॉप्टर। कई लोग थे इसमें सवार, जिसके बाद मचा हड़कंप। जी हां, अचानक रडार से गायब हो गया जापानी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिसमें 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। बता दें, जापानी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ओकिनावा के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में गुरुवार शाम रडार से अचानक गायब हो गया। ये हेलीकॉप्टर एक मिशन पर जा रहा था और चालक दल के 10 सदस्यों को ले जा रहा था। जापानी सैन्य हेलीकॉप्टर के रडार से अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया है। सेना के एक प्रवक्ता और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ओकिनावा के दक्षिणी प्रांत में एक द्वीप के पास गुरुवार को 10 लोगों के साथ एक जापानी सैन्य हेलीकॉप्टर रडार से गायब हो गया। अधिकारी ने विस्तार से बताए बिना कहा कि विमान शाम 4:30 बजे के आसपास लापता हो गया। ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स स्थिति का आकलन कर रही है और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में जुटी हुई है। सार्वजनिक प्रसारक यानी एनएचके ने कहा कि हेलीकॉप्टर दक्षिणी कुमामोटो क्षेत्र में सेना का था। एनएचके के अनुसार ओकिनावा के मियाको द्वीप से शाम 4 बजे से पहले उड़ान भरने के बाद 1 घंटे की उड़ान के बाद उसका वापस आना तय था। बहरहाल जापानी पीएम किशिदा ने भी इसको लेकर बात कही। दोस्तों पीएम किशिदा ने पत्रकारों को संक्षिप्त रूप से संबोधित करते हुए कहा कि विमान में सवार लोगों का जीवन बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका में कई बार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और अब जापानी सेना का ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गायब होना न जाने किस चीज का संदेश दे रहा है। बहरहाल दोस्तों देखते हैं आगे क्या खबरें आती है, लेकिन चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बात करते हैं अगली खबर की, जहां पाकिस्तानी पनडुब्बी भी बन चुका है अब खिलौना। किसी में बैटरी ही नहीं है तो किसी में नई इंजन भी गायब। जी हाँ, जिसके बाद ग्रीस भी गुर्राया। बता दें पाकिस्तान इस समय भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है। वहीं दिन पर दिन बढ़ती महंगाई से आम जनता का हाल बेहाल है और इस बीच आर्थिक संकट का असर पाकिस्तान की पनडुब्बियों पर भी देखने को पड़ा है, जिनकी स्थिति कंकाल जैसी हो गई है। जी हाँ, दरअसल कंगाल पाकिस्तान की नौसेना पर दोहरी मार पड़ी है। नौसेना के पास पनडुब्बियां तो है, लेकिन इनका कोई खास इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। चालू पनडुब्बियों के लिए कोई बैटरी नहीं है और निर्माणाधीन पनडुब्बियों के लिए कोई इंजन ही नहीं है। पाकिस्तान के पास जो 5 पनडुब्बियां हैं उनमें छोटी पनडुब्बियों को छोड़कर अन्य चीजों के अलावा बैटरी में भी समस्या है। दरअसल किसी भी पनडुब्बी को पानी के नीचे ऑपरेट करने के लिए बिजली यानी बैटरी की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान के पास बैटरी की भारी कमी है। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बार फिर दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्रीस से बैटरी के लिए अनुरोध किया है, तो वहीं सूत्रों की माने तो ग्रीस ने अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ग्रीस ने इस रिक्वेस्ट को उच्च स्तर पर ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रीस ने यह फैसला भारत ग्रीस के संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे भारत और ग्रीस के मजबूत होते संबंधों के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ग्रीस को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां बैन भी हुआ बेअसर। कर्नाटक में पूरी तरह सक्रिय है पीएफआई। जी हां, आज तक मीडिया के स्टिंग में सबसे बड़ा खुलासा बता दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पिछले साल केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। तर्क दिया गया था कि देश के खिलाफ कई गतिविधियों में यह संगठन शामिल है। अब जिस मकसद से पीएफआई को बैन किया गया कर्नाटक में वो कमजोर होता दिख रहा है। आज तक की सीक्रेट जांच में यह पता चला है कि पीएफआई एक दूसरे नाम से राज्य में पूरी तरह सक्रिय है। उसके कई सदस्य उस संगठन का हिस्सा बन अपने पुराने काम को ही अंजाम दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएफआई बराबर एसडीपीआई नाम से कर्नाटक में चल रहा बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, असल में कर्नाटक में एक संगठन है एसडीपीआई, जिसका फुल फॉर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। कई लोग इसे पीएफआई का ही राजनीतिक संगठन मानते हैं। अब हो रहा है दोस्तों ये कि इस समय इस एसडीपीआई संगठन में ही पीएफआई के सदस्य घुस गए हैं। बड़ी तादाद में वो शामिल हुए हैं, अपने उसी पुराने एजेंडे को आगे भी बढ़ा रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर से बात करते हुए पीएफआई नेता चांद पाशा ने कहा कि वो अपने इलाके में संगठन को लगातार मजबूत कर रहा है। वीडियो जारी करके कह रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी विचारधारा फैला रहा है। पाशा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हम सभी पीएफआई के ही कार्यकर्ता है। हम लगातार अपने समर्थकों के बीच मंथन करते हैं, जो उम्मीदवार जीत सकता है इस पर चर्चा करते हैं। हम बस बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब आपने सुना दोस्तों कैसे पीएफआई का नाम बदलकर दूसरे पार्टी के नाम से पीएफआई का ही काम आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस पर भारत सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को पासपोर्ट
किया जारी, लेकिन साथ में लगा दी 2 बड़ी शर्तें। जी हाँ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। इल्तिजा को यह पासपोर्ट सिर्फ 2 साल की वैलिडिटी के लिए जारी किया गया है। साथ ही इस पासपोर्ट के जरिए वो सिर्फ यूएई ही जा सकती है। दरअसल इल्तिजा के पास पासपोर्ट की वैलिडिटी इस साल 2 जनवरी को खत्म हो गई थी। उन्होंने नए पासपोर्ट के लिए पिछले साल 8 जून को अप्लाई किया था, लेकिन पासपोर्ट इश्यू करने में हो रही देरी को लेकर उन्होंने फरवरी में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने मांग की थी कि उन्हें पढ़ाई के लिए यूएई जाना है, इसीलिए जल्द से जल्द पासपोर्ट जारी किया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को मामले को देखने का निर्देश दिया था। साथ ही साथ बात करें एक और खबर की, जहां अब कनाडा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की बड़ी खबर। भारत और पीएम मोदी के खिलाफ लिखे अपमानजनक नारे। बता दें, कनाडा में भारत और हिंदुओं के खिलाफ एक और अपराध को अंजाम दिया गया। कनाडा के बहुचर्चित BAPS स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लिखे गए। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज को विंडसर की पुलिस ने जारी किया है। इसमें नजर आ रहा है कि मास्क पहने 2 लोग ओंटारियो प्रांत में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस बात का संदेह है कि इस घटना के पीछे अलगाववादी ताकतों का हाथ है। कनाडा में ये मंदिरों के अंदर तोड़फोड़ की 6वीं घटना है। ये 1 महीने में घृणा अपराध की 4थी घटना है। कनाडा में अलगाववादी गुटों को लेकर भारत सरकार के चिंता जताने के बाद भी अभी तक उनके खिलाफ ट्रूडो सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि भारत के लगातार दबाव के बाद कनाडा के पुलिस कर्मियों ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया और हिंदू मंदिर पर हमले की जांच घृणा अपराध के तहत शुरू कर दी। आपको बता दें दोस्तों, इसके बाद भारत सरकार ने भी निंदा की है। दोस्तों, दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस मुद्दे को कनाडा के अधिकारियों के साथ उठाया गया है और मुझे आशा है कि कनाडा के अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेंगे। बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां साई इंग वेन के वॉशिंगटन दौरे से चिढ़ गया ड्रैगन। ताइवान स्ट्रेट में चीन और अमेरिका के पोत आमने सामने। बता दें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के साथ ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। चीन और अमेरिका ने ताइवान जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट में विमान वाहक पोत तैनात करके अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शेडोंग विमान वाहक पोत के साथ एक चीनी नौसेना बेड़ा बाशी चैनल से गुजरा। ये विमान वाहक ताइवान के दक्षिण पूर्व में पानी तक पहुंचने से पहले द्वीप और फिलीपींस के बीच चला। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने गुरुवार को खबर दी है कि विमान वाहक पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपने पहले युद्धाभ्यास की ओर बढ़ रहा था। ताइवान के रक्षा मंत्री चियू को चेंग ने कहा कि यूएसएस निमिज विमान वाहक पोत पूर्वी ताइवान से करीब 400 समुद्री मील की दूरी पर तैनात है। जी हाँ, बता दें कि साई इंग वेन की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी के साथ गुरुवार को बैठक हुई। बीजिंग बार बार चेतावनी देता रहा कि वॉशिंगटन को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए और ये किसी अमेरिकी अधिकारी और द्वीप के नेता के बीच दूसरी हाई प्रोफाइल बैठक थी। जी हाँ, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते हमारे खतरे में है। यूक्रेन जंग के लिए भी व्हाइट हाउस को बताया दोषी। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका के साथ रशिया का संबंध गहरे संकट में है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने यह टिप्पणी एक समारोह के दौरान की, जहां उन्हें विदेशी राज्यों के 17 नव नियुक्त राजदूतों से परिचय पत्र मिला, ये कहते हुए कि यह संकट आधुनिक विश्व व्यवस्था के गठन के लिए मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण में निहित था। राष्ट्रपति ने कहा कि रशिया और अमेरिका के बीच संबंध गहरे संकट से गुजर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा मजबूती से दोनों देशों के बीच संबंधों पर निर्भर करती है और अमेरिका यूक्रेनी संकट और रशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों के लिए जिम्मेदार है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान, फ्री राशन बांटने में हो रही धोखाधड़ी, ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बता दें, पाकिस्तान के मनसहरा गांव के लोगों ने प्रशासन पर फ्री में राशन बांटने के दौरान धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जरूरतमंद परिवारों के लिए आटे को मुफ्त में बंटवाती है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से इसे बांट रहे हैं। जुल्लो गांव परिषद के मौलाना वकार अहमद ने कहा कि कुछ लोग जिला प्रशासन के आटा वितरकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी वजह से गांव के 400 परिवारों को उनका राशन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जब लोग अपने हक का राशन लेने पहुंचे तो वहां मौजूद आटा वितरकों ने ये कहकर मना कर दिया कि उनके बैग पहले ही ले जा चुके हैं। अहमद ने कहा कि जुल्लो, बोहराज, बसुंद और आसपास के इलाकों में ज्यादातर लोगों को उनका राशन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें बड़ी खबर की, जहां डोनाल्ड ट्रंप मामले को लेकर बोला भारत, कहा यह अमेरिका का घरेलू मसला है। अरिंदम बागची ने कहा हम जर्मनी नहीं जो टिप्पणी करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डेनियन को पैसे देकर मुंह बंद कराने का केस चल रहा है।
मंगलवार को मैनहट्टन की कोर्ट में उन पर 34 आरोप तय किए गए। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति पर आपराधिक केस चलाया जा रहा है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई दिल्ली ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियोग का संज्ञान लिया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह अमेरिकी संस्थान और सिस्टम का मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे की कार्रवाई के बारे में अमेरिकी संस्थान और सिस्टम को तय करना है। हालांकि इस दौरान उन्होंने खुलकर जर्मनी और अन्य देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भारत के मामले में विदेशी सरकारों द्वारा समय समय पर टिप्पणियां देखते हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि जर्मनी इसका ताजा उदाहरण है। हमें नहीं पता कि वे इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारत उनके विचारों या मान्यता की परवाह नहीं करता है और न ही इस तरह की टिप्पणियां भारतीय व्यवस्थाओं और संस्थानों के कामकाज के लिए मायने रखती हैं। इससे पहले रामनवमी पर भारत में हुई हिंसा को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की टिप्पणी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां भारत बना विश्व का नया तेल बाजार। आखिर कैसे यूरोप से लेकर यूएस तक ने की रशिया तेल की बम्पर खरीदारी, बता दें पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद मानो यूरोप को सांप सूंघ गया था और यूरोपीय देशों ने एक के बाद एक रूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया। अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देश रशिया के ऊपर दर्जनों सख्त प्रतिबंध लगा चुके हैं। रशिया को इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम से बाहर किया जा चुका है और यूरोपीय देशों ने पिछले साल के खत्म होते होते न सिर्फ रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया बल्कि रूसी तेल पर प्राइस कैप भी लगा दिया, यानी $60 प्रति बैरल से ज्यादा की कीमत पर कोई भी देश अगर रशिया से तेल खरीदता है तो वो G7 के प्राइस कैप का उल्लंघन होगा। लेकिन ताजा रिपोर्ट में यूरोप के डबल स्टैंडर्ड का खुलासा हो गया और पता चला है कि यूरोपीय देश भारत के साथ रशिया से तेल की बम्पर खरीदारी कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने रशिया से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात किया है और अब रशिया भारत को तेल बेचने के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। लेकिन रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि रशिया से कच्चे तेल के रिकॉर्ड आयात ने भारत की तेल कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजारों को खोल दिया। रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोप ने भारतीय तेल कंपनियों से रिकॉर्ड तेल की खरीदारी की। बात करें एक और खबर की, जहां भारत ने यूनाइटेड नेशन की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीता। चीन के मुकाबले दुगने से ज्यादा वोट मिले अपने भारत को। बता दें भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। उसने संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। भारत को अगले 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुन लिया गया है, जिसका कार्यकाल अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में भारत के अलावा चीन, संयुक्त अरब अमीरात और साउथ कोरिया ने हिस्सा लिया था। वोटिंग की बात करें तो न्यूज एजेंसी के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत को 53 वोट में से 46 वोट मिले, तो वहीं ROK यानी साउथ कोरिया को 23 वोट, चीन ने 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। ये बहुकोणीय चुनाव था जिसमें 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे। ऐसे में भारत ने एक बार फिर से नाम रोशन कर दिया है दोस्तों, और भारत ने दिखा दिया है कि अब भारत सबसे तेजी से विकसित देश बनने वाला है। ऐसे में कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और दोस्तों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी को इसके लिए कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां IMF ने भारत की डिजिटलीकरण कार्य प्रणाली को सराहा। कहा बाकी देश इंडिया से सीखे सबक। बता दें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने डिजिटलीकरण सुविधा को लेकर भारत की कार्य प्रणाली को सराहा है। IMF ने अपने वर्किंग पेपर में दावा किया है कि भारत ने अपने सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा यानी DPI विकसित किया है, जो उन देशों के लिए सबक है जो डिजिटल बदलाव की शुरुआत कर रहे हैं। IMF की इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटलीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने में मदद की है और आधार ने लीकेज को कम करते हुए लाभार्थियों को भुगतान के प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी डायरेक्ट ट्रांसफर में मदद किया है। वर्किंग पेपर में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना को सराहना की गई और कहा है कि मजबूत नीतियों से प्रतिस्पर्धी, खुला और किफायती दूरसंचार बाजार बना और मोबाइल डेटा की लागत में 90% की कमी से डेटा के इस्तेमाल में उछाल आया। बात करें दोस्तों अगली खबर की, जहां यूक्रेन युद्ध के बीच चीन रशिया की बढ़ती नजदीकी रोकने को जिनपिंग से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति। अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बता दें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे का कारण है कि फ्रांसीसी नेता वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रयासों में चीन की सक्रिय भागीदारी चाहता है। 3 दिन की यात्रा के लिए चीन पहुंचे मैक्रोन ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान वो कोशिश करेंगे कि चीन यूक्रेन में शांति प्रयासों में शामिल हो। मैक्रोन ने ट्वीट किया कि मुझे विश्वास है कि शांति के निर्माण में चीन की एक प्रमुख भूमिका है। मैं इसी पर चर्चा करने आया हूं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यवसायों, जलवायु व
जैव विविधता और भोजन के बारे में भी बात की जाएगी, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां संजय रावत का भड़काऊ बयान, कहा महाराष्ट्र को अंडरवर्ल्ड की तरह चलाया जा रहा, सीएम और उप मुख्यमंत्री अपना अपना गिरोह चला रहे। बता दें शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय रावत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य को अंडरवर्ल्ड की तरह चलाया जा रहा है, जैसा कभी मुंबई में संचालित होता था। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रमुख सहयोगी रावत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपना अपना गिरोह चला रहे हैं। रावत ने आरोप लगाया है कि ये यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस शासन कोई सरकार नहीं है, राज्य को अंडरवर्ल्ड की तरह चलाया जा रहा है, जैसा कभी ठाणे और मुंबई से संचालित होता था। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने अपने गिरोह चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को 14 राजनीतिक दलों द्वारा विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां सीएनजी पीएनजी की कीमतों में 10% तक की मिलेगी बहुत बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने लिया ये फैसला। जी हां, सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर कंट्रोल के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गैस कीमत निर्धारण के नए फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है। जी हां, अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पीपीएस गैस के लिए $4 प्रति MMBTU के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है और अधिकतम मूल्य $6.5 प्रति MMBTU रखने पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने बताया कि एपीएम गैस से के रूप में जाने वाली पारंपरिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रशिया जैसे देशों की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाएगा। पहले इनका मूल्य निर्धारण गैस कीमतों के आधार पर होता था। इस फैसले के बाद 1 अप्रैल से एपीएम गैस की कीमत भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम का 10% होगा। हालांकि ये कीमत $6.5 प्रति 10 लाख ब्रिटिश ताप इकाई यानी MMBTU से अधिक नहीं होगी। मौजूदा गैस कीमत $8.5 प्रति MMBTU है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की दोस्तों, जहां 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया पैन कार्ड तो देना होगा भारी जुर्माना। वित्त मंत्री ने क्या बयान दिया है, बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। आधार से पैन की लिंकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया, जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समय सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, क्या आप लोगों ने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लिया है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और किन किन का नहीं हुआ वो भी जरूर बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।